Hello everyone, welcome to Let's Crack Judiciary Exams. This is Vishwani Bansal. In today's lecture, we are going to revise CRPC की important provisions, important sections की कहाँ से generally आपके MCQ based questions बनते हैं for your Haryana ADA exam. So that we are going to revise in today's lecture. So before I start with the lecture learners, you can just use this code. Today is the last day of the offer. अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप 40% ऑफ जो है आप सेव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड. सो दीज आर द अपकमिंग एंड रीसेंट बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं. सो दिस इज हाउ मच यू कैन सेव विद बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस कोड. लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो सबसे पहले तो सीआरपीसी कहाँ तक एक्सटेंड करती है, वेयर दिस एक्सटेंड. सो सीआरपीसी एक्सटेंड्स किस पे ये अप्लाई करती है. सो दिस एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. नाउ दिस अप्लाइज टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो दिस सेज दैट कि जो चैप्टर्स हैं, जो आपका चैप्टर 8 हो गया, 10 हो गया, दैट इज चैप्टर 11, वो अप्लाई नहीं करते हैं टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज के ऊपर. सो प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, ठीक है, बाकी जो है अप्लाई करेंगी. अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 वो अप्लाई नहीं करेंगी टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज. बट स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकती है ऐसी प्रोविजंस को, ठीक है, उन ऐसी प्रोविजंस को टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज के ऊपर. Now what is a bailable offense, ये हमें कहाँ, this is very important. सेक्शन 2 में हमें definitions दी हुई हैं. There are certain definitions that are very important जहाँ से आप generally directly question expect कर सकते हो. So bailable offense is defined in 2A. इसका मतलब क्या है, वो offense that is shown as bailable in the first schedule. And non bailable का मतलब क्या है, means any other offense. ठीक है. Charge का मतलब क्या है, any heads of charge when the charge contains more heads than one. Charge includes what? This includes any head of charge when the charge contains more heads than one. 2C defines what is a cognizable offense. 2C में हमें दिया हुआ है कि cognizable offense क्या होता है. And this defines what is non-cognizable offense जो है, that is defined under your section 2L में define किया हुआ है कि एक non-cognizable offense क्या होता है. तो 2L में define किया what is a non-cognizable offense. 2C में डिफाइन किया हुआ है what is the cognizable offense. So this means an offense जिसका मतलब है कि जहां पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, that is the cognizable offense. नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर नहीं अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के. अगर उसको अरेस्ट करना है तो वारंट लेना. कंप्लेंट इज डिफाइंड इन 2D. कंप्लेंट का मतलब क्या है, कोई भी एलिगेशन. कंप्लेंट एक तो ऑरली भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है मजिस्ट्रेट को, ठीक है, दैट सम पर्सन वेदर और नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस. बट ये इंक्लूड नहीं करती है किसको, पुलिस रिपोर्ट को. दिस डज नॉट इंक्लूड. अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज इंक्वायरी इज डिफाइंड वेयर. दिस इज डिफाइंड इन 2G. इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स every inquiry other than a trial that is conducted by a magistrate or the court. Inquiry हमेशा कोर्ट कंडक्ट करती है. इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज डन बाय द पुलिस ऑफिसर. सो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज ऑल द प्रोसीडिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस. कोई भी प्रोसीडिंग एविडेंस की कलेक्शन के लिए जो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है या कोई भी पर्सन which is authorized by a magistrate in his behalf, that is investigation. This is defined in 2H. जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, दिस इज 2I. जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब है दिस इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन. includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on. मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब क्या है, दिस इज डिफाइंड इन 2K. दिस मीन्स एनी एरिया डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 10(8) टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया. नेक्स्ट इज व्हाट इज लीडर की डेफिनेशन हमें 2Q में दी हुई है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज इंपॉर्टेंट 2R. पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या है, कोई भी रिपोर्ट जो फॉरवर्ड करता है पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173(2) में जो फॉरवर्ड की जाती है, दैट इज अ पुलिस रिपोर्ट.
पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दिस मीन्स पीपी का मतलब क्या है कि दैट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 and any person acting under the directions of a PP, that is a PP. Summons case, this is very important definitions. Summon case, warrant case, victim. So summon case is defined. This means relating to any offense not being a warrant case, that is the meaning of summon case. विक्टिम का मतलब क्या है? कोई भी पर्सन जिसको लॉस या इंजरी हुई है बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन. एंड विक्टिम के जो एक्सप्रेशन है, दिस इंक्लूड्स गार्जियन और लीगल हियर को भी ये इंक्लूड करता है. Like we have seen, summons is defined in 2W, warrant case is defined in 2X. warrant case का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years, दैट इज वारंट केस. सो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जिनको यूज किया गया है बट डिफाइन नहीं किया गया. वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द आईपीसी. डिफाइन नहीं किया गया बट उनको आईपीसी में डिफाइन किया गया, उनका सेम मीनिंग होगा जो उनको असाइन किया गया है. सो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द आईपीसी हैव मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन द. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, सेक्शन 4 इज इंपॉर्टेंट. द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी एंड अदर. ये कहता है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी, उनकी इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, ट्रायल है, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस जो सीआरपीसी में दी गई है उसके अकॉर्डिंग होगा. ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है, अगर कोई और लॉ है, स्पेशल लॉ है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस होगा, बट subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigation, inquiry, trial or otherwise dealing with such offense. So savings में हमें दिया हुआ है कि अगर कोई एब्सेंस है, स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दी हुई है, ठीक है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्री, वो इफेक्ट नहीं करेगी किसी स्पेशल या लोकल लॉ को या स्पेशल जुरिस्डिक्शन या पावर को बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग. तो अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ में कोई स्पेशल प्रोसीजर दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होगा. अगर नहीं दिया हुआ देन सीआरपीसी विल अप्लाई. क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ये कहता है कि हाई कोर्ट बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ. हर स्टेट में जो है कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी? कोर्ट ऑफ सेशन, जीएमआईसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव. तो हर स्टेट में कौन कौन सी कोर्ट होंगी? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव. टेरिटोरियल डिविजन, दिस इज डिफाइंड अंडर योर सेक्शन 7. ये कहता है एवरी स्टेट शेल बी अ सेशंस डिवीजन. हर स्टेट जो है वो सेशन डिवीजन होगी, ठीक है, एंड शेल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन. हर मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो एक सेपरेट सेशन डिवीजन हो. एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शेल बी अ सेपरेट सेशन डिवीजन. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करके हाई कोर्ट के साथ ऑल्टर कर, किसके पास अथॉरिटी है, कौन ऑल्टर कर सकता है लिमिट्स को? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. सो व्हाट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया? सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन. सो स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, वो नोटिफिकेशन से डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, बट सिर्फ उसको कर सकती है जिसकी पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है 1 million से. So if the population is exceeding 1 million, only that area will be a metropolitan area and state government उसको notify कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन में एक्सटेंड भी कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है लिमिट्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया. कोर्ट्स ऑफ सेशन, दिस इज डिफाइंड अंडर योर सेक्शन 9. कोर्ट्स ऑफ सेशन का क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सेशन को फॉर एवरी सेशन डिवीजन. हु विल एस्टैब्लिश? द स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश. एवरी कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसको कौन अपॉइंट करेगा? दैट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. सो एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय अ हाई कोर्ट. जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट कर सकता है एडिशनल सेशन जजेस को एंड असिस्टेंट सेशन जजेस को to exercise jurisdiction in the court of session. So state government establish करती है, जज कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करती है. अगर जो ऑफिस है सेशन जज का वेकेंट है तो हाई कोर्ट अरेंजमेंट्स कर सकती है डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है. तो एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज जो है वो देख सकते हैं.
अगर एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज नहीं है देन सीजीएम। तो कौन देखेगा केसेस को? देन दैट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सीजीएम। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 10। सेक्शन 10 डील्स विद सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। ये कहता है कि सेशन जजेस जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? ऑब्वियसली दे विल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जजेस। सेशन जजेस जो हैं वो टाइम टू टाइम रूल्स बनाते हैं जो कंसिस्टेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस। एंड सेशन जजेस कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन, ठीक है। एंड अगर कोई एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज है, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस बाय एन एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज, अगर वो भी नहीं है देन बाय द सीजीएम। कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश की जाएंगी जुडिशियल जीएमआईसी की कोर्ट्स एंड सेकंड क्लास की। एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करके हाई कोर्ट के साथ बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगा। जो ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जे कोर्ट्स के, ठीक है, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? दैट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है हर डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को टू बी द सीजीएम। हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को टू बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल द पावर्स जो सीजीएम के पास होंगी। सो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सीजीएम एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर्स होंगी सुपरविजन की, कंट्रोल की ओवर द वर्क ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक होते हैं जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, एक होते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो स्पेशल केसेस के लिए होते हैं, पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के। तो हाई कोर्ट को अगर रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो कन्फर कर सकती है किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी पावर्स, ठीक है, दैट इज स्पेशल, वो कन्फर कर सकती है अंडर दिस कोड ऑन ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के ऊपर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर केसेस के साथ डील करने के लिए, नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन। एंड ऐसे जो केसेस हैं, ठीक है, ऐसी जो पावर है वो कन्फर की जाएगी अनलेस, ठीक है, तभी कन्फर की जाएगी अगर उसको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इन द रिलेशन टू लीगल अफेयर्स में। फर्दर इज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। ये कहता है कि जो लोकल लिमिट्स हैं, ठीक है, एरियाज ऑफ द मजिस्ट्रेट, सो कौन उसको स्पेसिफाई करेगा? सीजीएम फ्रॉम टाइम टू टाइम। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर सीजीएम जो है वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के। एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? वो सीजीएम के सबऑर्डिनेट होंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? जिसकी पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है 1 मिलियन। सो हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में एस्टैब्लिश की जाएंगी एज मेनी कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी कंसल्टेशन के साथ जो है हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके नोटिफाई करता है। इनके जो ऑफिसर्स हैं सेम हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। जैसे सीजीएम होता है वैसे ही चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। सो हाई कोर्ट जो है किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है टू बी सीजीएम। जैसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं वैसे ही स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं। सो हाई कोर्ट जो है अगर रिक्वेस्ट करे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पर्टिकुलर केसेस के लिए जो है अपॉइंट कर सकती है विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है as many persons as it thinks fit to be executive magistrates and उनमें से अपॉइंट करेगी एक को to be the district magistrate. So the state government may appoint any executive magistrate to be an additional district magistrate. ठीक है, so कौन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उसके बाद आता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, ठीक लगता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को टू बी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एरियाज और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। जो लोकल जुरिस्डिक्शन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, दैट इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल से।
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो डिफाइन कर सकता है लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज। सेक्शन 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो फॉर एवरी हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करके हाई कोर्ट के साथ अपॉइंट कर सकती है एक पीपी को एंड अपॉइंट कर सकती है एडिशनल पीपीज को फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कंसल्ट करके सेशन जज के साथ प्रिपेयर करेगा एक पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्संस को जो उनको लगता है कि ये फिट है टू बी अपॉइंटेड एज पीपी और एडिशनल पीपी। किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट एज पीपी और एडिशनल पीपी अनलेस उसका नाम जो है पैनल ऑफ नेम्स में, ठीक है, जो प्रिपेयर किया गया है डीएम में, उसमें अपीयर ना। सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पीपी? सो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पीपी और एडिशनल पीपी। उसकी प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए 10 साल से कम की उसकी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है स्पेशल पीपी को, उसके लिए जो है उसकी प्रैक्टिस जो है यहाँ पे 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 10 साल से जो है उसकी प्रैक्टिस कम नहीं होनी चाहिए। ये फर्दर ये कहता है दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट्स, ये ऐड की गई थी। दिस सेज दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम, कोर्ट परमिट कर सकती है एक विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट हिज चॉइस, कि वो एक अपनी चॉइस पे एडवोकेट को एंगेज कर सकता है टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट इज असिस्टेंट पीपी। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है हर डिस्ट्रिक्ट में 1 or more assistant PP for conducting prosecutions in the court of magistrate. So the state government shall appoint in every district 1 or more assistant PP for conducting prosecution in the court of magistrate. Central government also appoint कर सकती है। So जहां पे कोई assistant PP अवेलेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर केस के लिए, DM अपॉइंट कर सकता है किसी और पर्सन को टू बी द इंचार्ज ऑफ द केस। एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जा सकता टू बी असिस्टेंट पीपी अगर उसने खुद ने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है, ठीक है, जिसमें एक्यूज को प्रोसिक्यूट किया गया है। अगर वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है देन उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 24 में वी हैव सीन दैट डील्स विद पीपी, सेक्शन 25 डील्स विद असिस्टेंट पीपी, ठीक है। उसके बाद आता है दैट इज 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। दिस से स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकती है एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को, जिसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा एंड एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो भी सही लगता है। सो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तभी अपॉइंट हो सकता है अगर प्रैक्टिस है, ठीक है, 10 साल से कम की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए एंड ऐसी जो अपॉइंटमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करें। Every director, deputy director of prosecution shall be subordinate to the director of prosecution, के वो subordinate होगा। Every PP, additional PP, special PP जो अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 24 में, ठीक है, वो सबॉर्डिनेट होंगे किसके? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। एवरी PP, एडिशनल PP, स्पेशल PP जो अपॉइंट करती है, ठीक है, जो अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो पावर्स एंड फंक्शंस है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की एंड एरियाज ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन हैव बीन अपॉइंटेड शैल बी सच जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे। पावर्स ऑफ द कोर्ट, दिस सेज कोर्ट्स बाय व्हिच ऑफेंसेस आर ट्राइड। ये कहता है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी, कोई भी ऑफेंस अगर आईपीसी में हुआ है उसको ट्राई कौन कर सकता है? हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, दैट मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर कोई और कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइड। दिस फर्दर सेज दैट एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस अगर सेक्शन 376, 376A, B, C, D, E में हुआ है shall be tried as far as practicable by a court that is presided by them. So especially अगर ये रेप केसेस वाले जो सेक्शंस हैं इनमें वही कोर्ट करेगी दैट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय। सेक्शन 27 इज इंपॉर्टेंट, दिस डील्स विद जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल।
सो ये कहता है कि एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ नहीं है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, इफ दैट इज कमिटेड बाय एनी पर्सन, ठीक है, जब वो कोर्ट के सामने लाया गया, व्हेन ही अपीयर्स और इज दैट इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, कि उसकी एज 16 साल से कम है, देन उसका ट्रायल कौन करेगा? सीजीएम, और बाय एनी कोर्ट जो स्पेशली एम्पावर्ड है अंडर द चिल्ड्रन एक्ट और एनी अदर लॉ। सेक्शन 28 फर्दर जो 29 सेक्शंस हैं ये हमें बताते हैं कि किसके पास कितनी पावर है, कितनी पनिशमेंट दे सकता है। सो हाई कोर्ट जो है वो पास कर सकती है किसी भी सेंटेंस को दैट इज ऑथोराइज्ड बाय सेशन जज या एडिशनल सेशन जज पास कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, बट अगर कोई डेथ सेंटेंस देनी है तो वो दैट इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ द हाई, तो वो किसकी कंफर्मेशन लेनी होगी? हाई कोर्ट। अगर कोई असिस्टेंट सेशन जज है वो पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस दैट इज ऑथोराइज्ड बाय द लॉ, बट अगर कोई सेंटेंस ऑफ डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर अगर कोई इम्प्रिजनमेंट है दैट इज एक्सीडिंग 10 ईयर्स, ठीक है, सो वो नहीं कर सकता, वो अथॉरिटी नहीं है, बट असिस्टेंट सेशन जज इसके अलावा कोई भी सेंटेंस नहीं कर। सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट्स में पास, एक मैजिस्ट्रेट कौन सा सेंटेंस पास कर सकता? तो द कोर्ट ऑफ सीजीएम में पास एनी सेंटेंस, वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है दैट इज ऑथोराइज्ड बाय एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या 7 साल से ज्यादा की वो सजा जो है वो नहीं दे सकता। दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितने ये सेक्शंस हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा नहीं है, या फाइन सिर्फ वो 10,000 रुपए का दे सकता है, इससे ज्यादा। जो कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है 1 साल से ज्यादा का नहीं, एंड फॉर अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज ऑफ। जो कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है इसके पास सेम पावर्स हैं जो सीजीएम की है, एंड द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट इज सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। So this says जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है वो अवॉर्ड कर सकता है सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। ये फर्दर कहता है प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29, कि जो टर्म है वो एक्सेस में नहीं होनी चाहिए जो मैजिस्ट्रेट की पावर्स हैं अंडर सेक्शन 29। फर्दर दिस सेज दैट शेल नॉट, अगर जो इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की गई है एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने। अगर फाइन नहीं दिया, ठीक है, उसके लिए कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट कोई भी सेंटेंस दे सकता है, तो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए जो सेक्शन 29 में दिया हो, ठीक है, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए अगर वो पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस है 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की गई है इस सेक्शन में वो एडिशन में हो सकती है टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन। नेक्स्ट इज सेंटेंसेस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट पॉइंट। ये कहता है कि अगर एक पर्सन को कन्विक्ट किया गया है एक ही ट्रायल पे फॉर 2 और मोर ऑफेंसेस, ठीक है, सेवरल पनिशमेंट्स हैं जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है कन्फ्लिक्ट करने के लिए, such punishments when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the। तो जो ये पनिशमेंट्स हैं, अगर एक ट्रायल चल रहा है 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस हैं, डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं, तो वो एक के बाद दूसरी ऐसे पनिशमेंट्स होंगी दैट इज कंसेक्टिवली रन करेंगी अनलेस की कोर्ट डायरेक्ट कर दे कि ऐसी पनिशमेंट्स जो है कॉन्करेंटली रन करें। अगर कंसेक्टिव सेंटेंसेस हैं तो नेसेसरी नहीं है कोर्ट के लिए बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट which is it is competent to inflict on conviction of a single sentence to send the offender for trial before a trial। अगर कंसेक्टिव सेंटेंस जरूरी नहीं है कि अगर उनका एग्रीगेट मिलाकर वो एक्सीड कर जाए जितनी वो पनिशमेंट दे सकता है कि वो जो है केस ट्रायल के लिए हाई कोर्ट को भेजेगा।
दिस ये जो सेक्शन 31 एंड 30 दिस इज 30 एंड 31 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रोविजो फर्दर ये कहती है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस shall such person is sentenced to imprisonment for a longer period than 40। किसी भी पर्सन को पनिशमेंट 14 साल से ज्यादा नहीं है। जो एग्रीगेट पनिशमेंट है वो एक्सीड नहीं करेगी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए सिंगल ऑफेंस के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन, जो एग्रीगेट है कंसेक्टिव सेंटेंसेस का दैट इज पास्ड अगेंस्ट हिम शेल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल। वो क्या होगा? वो सिंगल सेंटेंस। सो किसके पास पावर है? हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करती है एज द केस में बी बाय नेम और इन वर्च्यू ऑफ ऑफिशियल टाइटल। किसके पास पावर है? हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट। विड्रॉल की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। Further is power of superior officers. So police officer superior in rank to an officer in charge of a police station, वो exercise कर सकते हैं same powers toward the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station. So public when to assist magistrates and police. Every person is bound to assist a magistrate or a police officer. हर पर्सन बाउंड है असिस्ट करने के मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को, रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और ऑप्टिकल। दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 39 इज इम्पोर्टेंट कि कब पब्लिक को इंफॉर्मेशन देनी होगी। कोई भी पर्सन अगर वो अवेयर है commission of या intention of any person other person to commit any offense that is punishable under the following sections of the IPC, so that is, ठीक है, आपको आगे इसमें sections दिए हुए हैं तो वो आपने रीड करने हैं। समटाइम्स MCQ इसमें से आ जाता है, ठीक है, तो उसको इंफॉर्मेशन देनी होगी टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को। अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है कि वो इस वजह से नहीं दे पाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर लाई करेगा जिस पर्सन को वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन दैट पर्सन ओनली जिसके पास वो इंफॉर्मेशन। सो फर्दर विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर लर्नर्स फर्दर सेक्शंस। सो द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पे आपके प्री में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर भी ऐड हो गया है अभी, बट उसके ऊपर रेट फाइल हुई है, ठीक है। सो बट कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, पेपर तो होना ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस टुमारो कल से जो है प्लस क्लासेस में रैपिड रिवीजन ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट इज स्टार्टिंग। रैपिड रिवीजन कोर्स इंडियन एविडेंस एक्ट का स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 7 in the morning, ठीक है, 7 बजे से। सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दोज क्लासेस। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। Apart from this, there is a special offer that is running on Unacademy learners. That is, if you take the subscription of Unacademy, you will get up to 40% off on judiciary subscription. So you can just save your money. आप अपनी money save कर सकते हो and you can prepare for judiciary by using this code. ये कोड यूज करके आप जो है ले सकते हो। एंड ये ऑफर जो है सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है, ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। तो यू कैन सी कि आप कितने सेव कर सकते हो। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो यू कैन सेव 65, 47 अकॉर्डिंग टू द मंथ। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है आप उसको ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो सी इन द प्लस हाउ मच मनी यू कैन सेव। दिस इज वैलिड ऑन ऑल जुडिशरी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये ऑफर वैलिड है, ठीक है। सो लाइव क्लासेस अगर मिस हो जाती हैं रिकॉर्डिंग, so number of features Unacademy is providing you. These are the different batches that are running. हर स्टेट के लिए डिफरेंट बैच जो है Unacademy पे रन। So thank you so much learners. I am just ending the session here only. See you all in next class.